नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी तानाशाह गद्दी पर तब तक कायम है जब तक उसकी कुर्सी का हर पाया मजबूत है। कुर्सी का एक भी पाया कमज़ोर हुआ तो हुकूमत डगमगाते देर नहीं लगती। और आज अगर आप मोदी जी को देखें 9.5 साल के बाद आज की तारीख में, तो मोदी जी की कुर्सी को ना सिर्फ खतरा इस इंडिया से है जिसके पास वोट शेयर मोदी जी से ज़्यादा है, मोदी जी को एक खतरा, मोदी जी की कुर्सी को खतरा भीतर से भी है। और भीतर से मेरा मतलब है भाजपा के वो नेता जिनकी संख्या बढ़ रही है, जो मोदी जी से नाराज है। और सच ये है कि ये जो नाराजगी है अब बगावत की शक्ल ले रही है। और दोस्तों, जो आज का सवाल है, आज का जो क्वेश्चन है कि अगर हिमाचल, कर्नाटक और दिल्ली की तरह अगर मोदी जी छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश, ये जो चुनाव होने वाले हैं, अगर इसमें भी उन्हें हार मिलती है तो क्या मोदी और शाह के खिलाफ बगावत का बिगुल बज सकता है? और क्या इसी बगावत से डर कर, क्या इसी बगावत से बचने के लिए मोदी जी लोकसभा का भी जल्द चुनाव चाहते हैं? और यहीं से जो बड़ा सवाल, जो बिग क्वेश्चन सामने उभरता है, वो ये है कि क्या मोदी और शाह के खिलाफ अब आवाजें पार्टी के भीतर से उठने लगी? 5 राज्यों के चुनाव हार गए, उसके बाद ये जो धुआं है बगावत का, ये आग बन जाएगा, कहर बन जाएगा। 2014 के बाद एक प्रेशर कुकर में बंद है पूरी पार्टी, नीचे से लगातार आग जल रही है प्रेशर कुकर में। नहीं तो 9 साल में तो बहुत भाप हो गई होगी टाइगर, भाप हो गई 14 से कुकर आग में चढ़ा हुआ है, ये तो वो बंद है। यही कारण है कि पहली सीटी बजी, दूसरी सीटी बजी, तीसरी सीटी बजी, अब वो सीटियां लगातार बज रही हैं क्योंकि संवाद नहीं है पार्टी में। दोस्तों, बड़े खुलासे की तरफ तो हम बढ़ेंगे कि क्या मोदी और शाह के खिलाफ अब बीजेपी में आवाज़ें उठने लगी हैं, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन अगर बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट देखें जिसका जिक्र एक बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार कर रहे थे, उनका ये कहना है इस रिपोर्ट में, बीजेपी का जो मानना है कि हिमाचल में चुनाव हारने की वजह एंटी इनकम्बेंसी तो थी, कांग्रेस का एक तंत्र तो था और कांग्रेस की कैनवैसिंग तो थी, लेकिन जो एक अहम वजह थी हार की, वो ये थी कि मोदी और शाह मिलकर भी हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की जो बगावत थी, जो वहाँ के बागी नेता थे, उनको मोदी जी भी संभाल नहीं पाए, उनको एड्रेस नहीं कर पाए, उनको शांत नहीं कर पाए उन आवाज़ों को। और एक बुरी हार का सामना हिमाचल जैसे गढ़ में मोदी जी को करना पड़ा। और अगर आप कर्नाटक की स्थिति देखेंगे तो कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी को कर्नाटक में खड़ा किया, उनके साथ 36 का आंकड़ा, और उसके बाद बगावत भीतर ही भीतर बीजेपी के हर जिले में। इस बगावत को भी मोदी और शाह संभाल नहीं पाए और एक करारी हार या ऐतिहासिक हार कर्नाटक में बीजेपी को मिली। अब दोस्तों, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 9.5 साल में मोदी और शाह के मुखालफत कमोबेश हर राज्य में हो रही है। जो हिमाचल में स्थिति आपने देखी या कर्नाटक में स्थिति देखी, वो स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ बीजेपी जीतने की स्थिति में ही नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तलवारें खींची हुई हैं, और खासकर जयपुर में जहां वसुंधरा राजे, जी हाँ, जिनको सीएम फेस होना चाहिए था, जिनका 36 का आंकड़ा मोदी जी के साथ है, वही वसुंधरा राजे जैसे तलवार लेके निकल पड़ी। और शायद नितिन गडकरी ने जब ये कहा कि गधे जो हैं वो च्यवनप्राश खा रहे हैं और घोड़े घास खा रहे हैं, तो इशारा जो है दबी जुबान में वसुंधरा राजे की तरफ था कि कैसे वसुंधरा राजे को दिल्ली की जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, वो निगलेक्ट कर रही है। और जयपुर में तो सबने देखा कि इंतहा तब हो गई जब कैलाश मेघवाल, एक सीनियर बीजेपी लीडर, वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट लीडर आप कह सकते हैं,
बीजेपी के, इन्होंने मोदी के मंत्री, कानून मंत्री को कहा कि ये सबसे बड़ा चोर है, और इसका कोई जवाब गुजरात लॉबी की तरफ से नहीं है। और कमोबेश यही स्थिति भोपाल में, अगर आप भोपाल में देखेंगे तो चाहे वो रघुनंदन जी हों, चाहे वो कैलाश वर्मा जैसे मंत्री रहे हों, एक बड़े नेता, या फिर सुमित्रा महाजन हो स्पीकर रही हों, ऐसे कई नेता हैं, उमा भारती, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने दबी जुबान में ही बगावत का जैसे बिगुल फूंक दिया हो। और ये स्थिति बीजेपी के लिए और खासकर आरएसएस के लिए असहनीय होती जा रही है। अब दोस्तों, क्या ये जो बगावत या जो नाराज़गी है, क्या जो नाराज़गी का जो एक उबाल है, क्या ये गले तक आ गया है या आने वाला है? कम से कम जो बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी की जो गार्जियन संस्था है, अभिभावक आरएसएस, वो भांप रही है। और 14, 15, 16, जी हाँ, G20 के बाद और विशेष सत्र से पहले पुणे में 14, 15, 16 सितंबर, तारीख नोट करिए। ये वो 3 तारीखें हैं जहां पर मोहन भागवत आरएसएस चीफ, जहां दत्तात्रेय होसबोले नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के, और भी कई नेता समन्वय बैठक करेंगे, आरएसएस का थिंक टैंक। अब वैसे तो सोशल हार्मोनी पे बात होगी, सिक्योरिटी पे बात होगी, और भी कई चीज़ों पे बात होगी, सनातन धर्म पे बात होगी, लेकिन असली बात ये होगी कि 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, और मोदी जी का रथ क्या कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार धीमी हो रही है, या इस रथ के जो पहिए हैं वो दलदल में फंस रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ परिवार में ही बगावत का बिगुल फूंक रहा है। और इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, इसका तोड़ क्या है? 14, 15, 16 मोहन भागवत और उनकी टीम इस पर भी गौर करेगी कि मोदी जी को रथ लेकर बढ़ने दिया जाए, ये इस रथ के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि आरएसएस को भी हर कीमत पर सत्ता चाहिए। 2025 में उसके 100 साल होने जा रहे हैं, और एजेंडा, यहाँ कई एजेंडे के बड़े फैसले लागू करने हैं। अब बगावत का बिगुल बजेगा नहीं बजेगा, मुझे लगता है कि जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके नतीजे बहुत हद तक ये तय कर देंगे कि मोदी के खिलाफ क्या आवाज़ें उठ सकती हैं पार्टी के भीतर से, जिन्हें मौके की तलाश है, उस कमज़ोर मौके की तलाश है जहां मोदी के ऊपर चढ़ाई की जा सके, गुजरात लॉबी पे चढ़ाई की जा सके। और मैं टाइगर से पूछ रहा था, अशोक वानखेड़े टाइगर से पूछ रहा था, जो हाल फिलहाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह से लौटे हैं, कि हाल क्या है पार्टी के भीतर का। कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई है, और कई पूर्व मंत्री जो बीजेपी के जो नाराज़ हैं उनसे भी बातचीत हुई। मुझे लगता है मैं आपका बिल्कुल और समय अब नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कई खुलासों के साथ, कई तथ्यों के साथ, बड़ी खबर के साथ और बेखौफ खबर के साथ टाइगर हमारा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। टाइगर, पहला जो सवाल है वो ये है कि आए दिन हम देखते हैं कि बीजेपी में नाराजगी का कहीं ना कहीं धुआं उठता हुआ दिखता है। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि ये नाराजगी नहीं है, दरअसल ये बगावत का धुआं है, और ये धुआं धीरे धीरे और राज्यों में चला गया। सिर्फ कर्नाटक में येदियुरप्पा नहीं है, सिर्फ हिमाचल में बागी नहीं, बगावत की तलवार तो आज जयपुर में वसुंधरा राजे ने उठा रखी है। बगावत तो शिवराज सिंह चौहान और उनके साथियों में भी है, और बगावत तो दिल्ली में भी है। और शायद यही बगावत है कि जो गडकरी के बयान सुर्खियां बन जाते हैं। राजनाथ भले चुप हैं, गडकरी वोकल हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं, लंबी फेरिस्त है, उसमें राजीव प्रताप रूडी भी हो सकते हैं। ये वो नाराज हैं जो बोलते नहीं है, उसमें रविशंकर प्रसाद भी हैं, उसमें शाहनवाज हुसैन भी है, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, उसमें प्रकाश जावड़ेकर भी। कोई भी आदमी 75 साल का नहीं है, जवानी में ही सबको किनारे किया गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को लगता है कि अगर ये 5 राज्यों के चुनाव हार गए, उसके बाद ये जो धुआं है बगावत का, ये आग बन जाएगा, कहर बन जाएगा? 2014 के बाद ये प्रेशर कुकर में बंद है पूरी पार्टी, नीचे से लगातार आग जल रही है प्रेशर कुकर में। नहीं तो 9 साल में तो बहुत भाप हो गई होगी टाइगर, भाप हो गई, 14 से कुकर आग में चढ़ा हुआ है, ये तो वो बंद है। यही कारण है कि पहली सीटी बजी, दूसरी सीटी बजी, तीसरी सीटी बजी,
अब वो सीटियां लगातार बज रही हैं, क्योंकि संवाद नहीं है पार्टी में, कोई किसी की सुनता नहीं है, दो गुजराती तय कर रहे हैं और पार्टी चल रही है। अब आप हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार का मुख्य मुद्दा वहां विद्रोह था, नहीं दिल्ली वालों की सुनेंगे। अरे हम प्रदेश में काम करते जिंदगी, उसके बाद आप दिल्ली आ जाइए, उसके बाद आप कर्नाटक आ जाइए। येदियुरप्पा का अपमान बाद में कितना भी, आप जो बूंद से गई हौद से नहीं आती, आप कितना भी चरण छू लीजिए, येदियुरप्पा को झुक के नमस्ते कीजिए, उनकी आरती उतारिए, लेकिन जो अपमान येदियुरप्पा को हुआ उसका जगह दिया हर जगह। अभी सुभाष चंद्र बोस के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, अभी आज की खबर है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो आप करना चाहते थे, आप पार्टी में सत्ता में आना चाहते बंगाल में, आप हिंदू मुसलमान करके नहीं आ सकते, आपको एक विचारधारा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट देके उन्होंने पार्टी छोड़ी। मध्य प्रदेश तो ये बहुत पुराना राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जनसंघ के समय से भाजपा के कब्जे में। आज मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं तो आपको मतलब नाम गिनते मैं थक जाऊंगा। अभी रघुनंदन शर्मा बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, क्या बोले हैं वो। उन्होंने कहा कि अरे कम से कम आशीर्वाद तो ले लीजिए हमारा, हम आपके लिए बिल्कुल मर गए हैं क्या। 4-4 दिन कार्यकर्ता भोपाल में होता है, मंत्री और संतरियों के और अध्यक्षों की पार्टी के कार्यालय में मुलाकात नहीं होती। ये भाजपा है जहां वॉक इन होता था अध्यक्ष के चैम्बर में। उन्हें नाम गिनाया, उन्हें कहा यह हालत मेरी नहीं है। विक्रम वर्मा पार्टी का नाम था, कृष्ण मुरारी मोघे मालवा में पार्टी को खड़ी कर रहे थे, सुमित्रा महाजन क्या नहीं किया पार्टी के लिए, नारायण केसरी दबंग नाम, कैलाश चावला, विक्रम हिम्मत कोठारी, ये वो तमाम मालवा के लोग हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी मालवा बीजेपी को ऐसा परोस परोस के देता है। आप मालवा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या आप जो पिछले कुछ महीनों से आप राजस्थान में थे, छत्तीसगढ़ में थे, आप मध्य प्रदेश में थे, आप उत्तर प्रदेश में थे, आप हिमाचल से लौटे, सारे राज्यों से लौटने के बाद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बगावत पर आज फोकस हूं, क्या बगावत आपको केंद्र सरकार के भीतर भी दिखती है? और मेरा बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, मेरा बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ये जो कह रहे हैं, नितिन गडकरी जो कह रहे हैं कि साहब गधे जो है च्यवनप्राश खा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं आपको, वही उसी पे आ रहा हूं मैं आपको। बगावत आज से नहीं, मैंने क्या कहा कि जब संवादहीनता हो जाती है तो लोग चुपचाप बैठते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद, 3 चुनाव के नतीजे आने के बाद, दिल्ली में एक बड़ा राज्य ही समझता हूं, दिल्ली का नगर निगम राज्य से बड़ा है। जब 3 जगह हार आने के बाद, जब ऑब्जर्वर ने लिखा, ऑर्गेनाइजर ने लिखा सॉरी जी, कि अब मोदी जी का ब्रांड और हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा, जब मोदी जी का ब्रांड नहीं चलेगा तो फिर अंदर से विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों ने अब आवाज उठाना शुरू कर दी। क्या गडकरी का ये कहना तो नहीं है कि राजस्थान की भूमि पर गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं और घोड़ों के नसीब में घास भी नहीं है? नहीं, इसका मैं मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, मतलब समझाइए टाइगर इसका। क्या राजस्थान में एक ही अश्व विजेता, जो अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा है वहां पे, वो है वसुंधरा राजे। वही एक है नाम जो बीजेपी को वहां पे सत्ता मिला सकती है। लेकिन 2 गुजरातियों से नहीं पटती तो हाशिए पे, घास भी नहीं दे रहे उनको। और जिनकी औकात अपनी सीट निकालने की नहीं है, खुद की सीट निकालने की नहीं है, वो च्यवनप्राश खा रहे हैं। कोई मंत्री बना हुआ है, कोई स्पीकर बना हुआ है, कोई कहाँ बना हुआ है। वो तय करते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव नेतृत्व होगा। और मोदी जी के चेहरे पे, क्योंकि उनका अपना चेहरा नहीं, इसलिए उनको मोदी जी का चेहरा लगता है। टाइगर, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं समझ गया आपने गडकरी के बारे में कहा कि गडकरी ने भले ही बीजेपी कहे कि कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत सरकार के लिए कहा गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि असली इंटरप्रिटेशन जो था, इसका मतलब जो था गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिडन वर्ड्स में, छुपे हुए लफ्जों में, अल्फाजों में वो अटैक जो है वो वसुंधरा राजे को लेकर कर रहे थे मोदी और शाह पर। एक चीज और मैं यहां समझना चाहूंगा, चलिए ये तो बात छत्रप नेताओं की हुई, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इस पर हम डिस्कस करते रहे। केंद्र सरकार में मैं देखता हूं कि राजीव प्रताप रूडी, उनको सिल्वर जुबली स्टार कहा जाता था एक टाइम पे,
वाजपेयी साहब के टाइम पे थे, बड़े हैंडसम थे और बड़ा उनका जो है रुतबा था। तूती बोलती थी राजीव प्रताप रूडी की। रूडी को जैसे दूध से मक्खी निकालते, मोदी जी ने ऐसे फेंका निकाल के। मैं रविशंकर प्रसाद कहते हैं साहब मिनी जेटली हैं, अरुण जेटली मिनी अरुण जेटली कौन है? कहते साहब रविशंकर प्रसाद है। थिंक टैंक है रविशंकर, और रविशंकर कोई 75 साल के नहीं हुए, किनारे कर दिया अपमानित करके। वही हाल मैं शाहनवाज हुसैन को देख रहा हूं कि साहब ये तो बीजेपी के अब्दुल कलाम है, वाजपेयी के टाइम पे कैबिनेट मंत्री हो गए थे। आज मैं देख रहा हूं बेचारे उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कुर्सी देने वाला नहीं, स्टूल देने वाला नहीं है। ये जो लोग हैं मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर, राजीव प्रताप रूडी, ये जो एक यंग टर्क्स जिसे कहते थे, इनको मोदी जी ने किनारे क्यों कर दिया? एक भी आदमी किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठा है। दीपक भाई, जब सत्ता का मद होता है और अहंकार आता है आदमी, और मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही था, गुजरात में भी यही था। गुजरात में उनके पिक एंड चूज था, उनको जो अच्छे लगे थे उन्होंने अपने साथ रखा, चाहे आनंदीबेन हो चाहे अमित शाह जी हो, बाकी लोगों को सड़क किनारे लगा दिया। जो आवाज उठाते उनका पांड्या हो गया। तो सवाल ये है कि आवाजें बंद कर दी जाती है, राजनीतिक करियर खत्म किया जा सकता है। ये हुआ है, केंद्र में भी यही हो रहा है। आज आपने यदि देखा होगा कि कैबिनेट मंत्रियों से जब बात करते तो मानो जैसे हेडमास्टर क्लास टीचर क्लास ले रहा हो और ये स्टूडेंट जैसे बैठते हैं। प्रधानमंत्री ये कैबिनेट के मुखिया होते हैं, लेकिन वन अमंग द इक्वल होते हैं। बाकी लोग भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री। ये मंत्री जो ढक्कन कर दिए गए हैं, ये मंत्री जो जिस तरह से एक पानी पीने के बाद बोतल हम फेंकते हैं डस्टबिन में, माफ कीजिएगा इस लफ्ज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे फेंका गया जैसे डस्टबिन में बोतल फेंकी जाती पानी पीने के बाद। ये जब आपसे चोरी छुपे मिलते हैं, आप जब इनसे कहीं कॉफी पीने के बहाने जब मिलते हैं, मंत्री जो पूर्व मंत्री सॉरी, ये आपको क्या बताते हैं, कान में क्या बोलते हैं आपके, वो तो बताइए दोस्तों को। आप तो पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं, वर्तमान मंत्री भी जब कभी मिलते हैं गलती से, वर्तमान मंत्री जो मैं समझ रहा हूं, वो भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ बताइए वो आपको बंद कमरे में क्या बोलते हैं आपके कान में? दसों लोग हैं, वो कहते हैं कि यार तुम सही कह रहे हो, बस सरकार चल रही है, हमको तो बस जो बोला। क्या वो मानते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं? क्या वो उनको लगता है कि एक तानाशाह की तरह ये कैबिनेट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक मंत्री ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बेचारी की दुकान चली हाँ ठीक है, हम किसी का आयत नहीं चाहते। कोई फोटो भी नहीं खींचता मेरे साथ, कहीं फोटो भी खींचा तो बोलता कि अशोक जी एक फोटो आया है आपके साथ, डिलीट कर दीजिए उसको। इतने डरते हैं लोग। हाँ क्या बताया उस बड़े मंत्री ने, क्या बताया आपको? लोग ये कहते हैं कि एक मानवीय चेहरा होता है हर इंसान का, मानवीय चेहरा, ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस। यदि कैबिनेट में जब कैबिनेट सब लोग सीनियर लोग हैं, पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार रहे। वो कहते कि ऐसे भी हमने देखा कि हमारे कैबिनेट, जब हम मुख्यमंत्री के साथ थे या प्रधानमंत्री के साथ थे, तो कैबिनेट के बाद बड़े एक हंसी मजाक का एक वातावरण होता है, कंधे पे पीठ पे हाथ रखे, इसकी हौसला अफजाई होती है, किसी को बोला जाता है कि थोड़ा ख्याल रखना, तुम्हारे यहाँ ये हो गया, बोला यहाँ तो एक मैकेनिकल सिस्टम है, बैठा जाता है, बोला जाता है, हम सुनते हैं, जितना बोलना है उतना पूछते हैं, ज्यादा बोलने के ऊपर डांट मिलती है, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होता है। ये जो ह्यूमन फेस है, दैट इज मिसिंग, और दैट हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उन सभी का। मैं समझ गया। मैंने तो अभी वरुण गांधी की तार नहीं छेड़े, मैंने मेनका गांधी पे बात नहीं करी, सुब्रमण्यम स्वामी तो पूरी तरह से खुलकर सामने कैमरे पर आ गए। मैं अब दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक चीज तय होती है, आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है, एक चीज तय है कि मोदी जी के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ उनका जो अप्रोच है, या अमित शाह जी का जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, जिस तरह का वो बर्ताव करते हैं, उससे लेके बहुत जबरदस्त नाराजगी है, ये एक चीज तय हो रही है, और बगावत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर 5 राज्यों में जो चुनाव मोदी जी चाह रहे हैं कि लोकसभा के साथ करा लें, क्या इसके पीछे एक डर ये तो नहीं है कि कहीं ये 5 राज्य जो हैं, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है,
इवन मध्य प्रदेश और राजस्थान भी फंसा हुआ। अगर कहीं यहाँ हार गए तो ये जो लोग हैं इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, ये जो लोग हैं तलवार वाकई उठा लेंगे। क्या ये गुजरात लॉबी को घेर लेंगे? क्योंकि याद रखिएगा बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, तो काडर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अति हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए। तो इस मौके पे जब मोदी जी 8 स्टेट हार चुके होंगे, क्योंकि 5 राज्य हारने का मतलब है लगातार 8 बार हारना, क्या मोदी जी को लगता है ये सिचुएशन ना आने दो? क्योंकि ये सिचुएशन आई तो किरकिरी हो जाएगी। क्या क्या जो बगावत की आशंका है मोदी जी को, क्या वो एक कारण है कि मोदी जी इलेक्शन जल्दी चाह रहे हैं, 5 राज्यों के साथ निपटाना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सही मायने में यदि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को 5 राज्यों के हार के बाद इंडिया गठबंधन का इतना डर नहीं है। परसेप्शन ही चेंज होगा ना कि 8 बार हार गए, तो परसेप्शन में वो कोई ऐसा शगुफा छोड़ देगी कि उस 8 हार की, उसके बाद उनके पास है 19 में हमने हार के भी जीत लिया था, सारे राज्य हारने के बाद भी वहां क्लीन स्वीप किया था। ये नरेशन हमेशा वो जिंदा रखेंगे। लेकिन उनको सबसे बड़ी दुविधा जो है, जो डर है, दुविधा भी नहीं, सबसे बड़ा डर जो है कि लगातार 8 जगह हारने के बाद यदि पार्टी में विरोध हुआ, पार्टी में आवाजें निकलने लगी, तो आपके पास मात्र 26 सांसद हैं गुजरात के जो आपके साथ है, बाकी सांसद अलग अलग राज्यों से आते हैं और हर राज्य में गुजरातियों से सब पीड़ित हैं। गुजराती ठेकेदारों से लेके गुजराती वहां पे गंभीर स्थिति है, इसका मतलब गंभीर स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए वो किसी भी हालत में पार्टी को विद्रोह होने नहीं देना चाहते, और यदि ये विद्रोह हो गया तो लोकसभा सीट डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में जो 39 सीटें अनाउंस कर दी, उसमें जबरदस्त विद्रोह हुआ। उमा भारती के भतीजे को मंत्री बनाया, फिर भी वो चुप रहने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते कि अरे हमारा आशीर्वाद तो लो, चुनाव में आए तो। कैलाश विजयवर्गीय की यात्राओं पे पत्थर फेंके हैं। जी टाइगर, मैं थोड़ा सा सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे मूल प्रश्न पे आना चाहिए, जिसे कहते हैं ना बिग क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, ऑपरेटिव पार्ट जो है। और ऑपरेटिव पार्ट, जो ऑपरेटिव क्वेश्चन है वो ये है, और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद समय भी समाप्त हो रहा है, मैं चाहूंगा 1.5-2 मिनट में आप जवाब दें। ये तो आपने बीजेपी के अंदर के हालात बता दिए, मतलब संगठन का आपने हाल बताया, पार्टी का हाल बताया, आपने सरकार के भीतर की बात बताई कि लोग नाराज हैं और जैसे दम घुट रहा हो, घुटन महसूस करते हैं, मौके का इंतजार है। जो पेरेंट हैं, जो माता पिता हैं बीजेपी के, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। आरएसएस क्या सोच रही है? क्योंकि आरएसएस, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आरएसएस तो चिंतन मनन कर रही है पुणे में। आप ये बताइए कि आरएसएस में दत्तात्रेय हॉस बोले, ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं, नंबर 2 हैं, जो एजेंडा सेट करते हैं, और ये जो साहब मोहन भागवत हैं, जिनकी सहमति से सारी चीजें होती, क्या इनको नहीं लग रहा, इनको आभास नहीं हो रहा है कि परिवार के अंदर क्या हो रहा है, झगड़ा चल रहा है? बिल्कुल 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 पता है। ये क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, और वही संक्षेप में मंथन करनी। वहां पे 2 विचारधारा है। एक कहती है कि भाई 2024 कैसा भी करके मोदी जी को एक बार ले आओ, एक बार तो ले आओ, क्योंकि वो मैच 24 में मोदी जी को एक बार लाना चाहिए वापस। अच्छा, ये एक आरएसएस का एक थॉट है, एक धड़ा कहता है। वो इसलिए कहता है कि आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, और उसी के बीच में एक 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 चल रहा, एक टेम्पो बना है देश में, वो टूट जाएगा, सिलसिला टूट जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक धड़ा ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है, उसको लगता है 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो किसी सूरत से भाई मोदी जी को ही आगे कर दो 2024 में। मतलब मोदी जी से वो परेशान तो हैं, इनके कल्ट से, इनके नार्सिज्म से, इनकी मंत्र आत्ममुग्धता से परेशान तो हैं वो लोग, लेकिन उनको लगता है कि भैया 100 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब 100 साल पूरे हो तो सरकारी हाथ से निकल जाए। तो एक धड़ा तो ये, दूसरा धड़ा क्या कह रहा है? दूसरा धड़ा कहता है कि यदि ये वापस आ गए 24 में, तो क्या संघ रहेगा कि उसको भी टेक ओवर किया जाएगा?
डर संग संग रहेगा। दूसरा धड़ा ये भी कहता है कि हमारे और आपके सोचने से थोड़ी ना होगा। जनता विद्रोह पे उतरी हुई है, जनता ने मन बना लिया है, तो आप कैसा टैकल करोगे? आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यदि मन बना लिया है जनता ने, तो आप उसका क्या करोगे? संघ भी कब तक हथेली लगाएगा? क्योंकि बीजेपी का संगठन जिस हिसाब से इन दोनों ने चलाया है पिछले 5 साल में, वो इतना मटमैला पानी हो गया है। जो ट्रांसपेरेंट बीजेपी थी वो मटमैली हो गई है। हर राज्य में बाहर से आने वाले लोग इतने हावी हो गए हैं कि जो कैडर जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, पीढ़ियां दी हैं जी संघ की विचारधारा को इस देश में सामने लाने के लिए, वो अपने आप को निग्लेक्टेड कहते हैं, अपने आप को साइड ले पड़े हुए हैं। ओडिशा जैसे राज्य में भी यही हुआ है। उड़ीसा मतलब संघ परेशान। टाइगर, यहीं से एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्थिति है जहां आरएसएस भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो चुकी कि भाई मोदी जी के साथ आगे चलें या मोदी जी को यहीं रथ से उतार दें बीच मझधार में, बीजेपी की पार्टी में बगावत है, संगठन में बगावत है, राज्यों में बगावत है। इस बगावत की जो आंधी है ये हमने हिमाचल से कर्नाटक तक चलते हुए देखी है। मैं ये जानना चाह रहा था टाइगर की क्या ये एडवांटेज इंडिया है, ये जो परिस्थिति बीजेपी की है या मोदी की? अगर आपको लगता है कि इंडिया थोड़ा सा भी समझदारी से काम करे, यूनाइटेड होके चले, तो ये युद्ध जीत सकती है 24 का। फाइनल कमेंट। युद्ध जीतने के कागार पे है। यदि 1-to-1 मार्किंग हो, यदि मायावती इनके साथ आ जाए, और एक खासकर ये जो अभी ये इशू उठाया है, हाँ, जो खासकर जो आंबेडकरवादी लोगों को जो आहत हुए हैं संविधान को लेके, और ये पेरियार को विचारधारा वाले जो डीएमके या डीएमके के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उससे आदत इस देश का, मायावती को लाएं। देश का एक मायावती आ सकती है इनके साथ में। हमने कल भी उस चर्चा में हमने कहा था कि 11th आवर पे अपने साथ रविकांत जी भी थे। ये सारा इट्स अ वेरी गोल्डन चांस फॉर दी इंडिया। एट द सेम टाइम आपने एक शब्द यूज किया कि घोड़ा चेंज करना है क्या। यदि बीजेपी के नतीजे ऐसे आते हैं चुनाव के, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरती है लेकिन सत्ता में नहीं आ पाती, फिर घोड़ा बदलेगा। घोड़ा बदलेगा। चलिए, कुल मिलाकर टाइगर ऐसा लगता है कि ये जो बगावत का धुआं है, जो आप कह रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में दिखा, आपको मध्य प्रदेश में दिखा, ये धुआं नहीं भाई साहब, लपटें उठ रही है अभी। हाँ, लपटें दिखी। चलिए मैं करेक्ट कर लेता हूँ, आपको जयपुर में, भोपाल में लपटें उठती दिखी, और इन्हीं लपटों के चक्कर में बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक खो बैठी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं पूरा व्यू देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो धुआं है या जो लपटें धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, और मोदी जी समझ रहे हैं कि इस आग से कैसे बचें। शायद इसीलिए वो दिसंबर में या पहले चुनाव कराना चाहते हैं। टाइगर, आप आए और आपने रोशनी डाली, और जितनी मेहनत आप करते हैं, मतलब लगातार आप सफर में रहते हैं और हर जमीन पर आप खड़े हैं, चाहे वो जयपुर की जमीन हो, भोपाल हो, रायपुर हो, हर जगह आप मिलते हैं मुझे। हैदराबाद भी आप बीच में गए थे, और फिर आप बहुत सच्चे तरीके से लोगों को बताते हैं, दोस्तों को कहानी बताते हैं, समझाते हैं कि कम से कम पर्दे के पीछे की लड़ाई को हम सामने लेके आए, क्योंकि गोदी मीडिया तो पर्दा डाल रही है, पर्दे पे पर्दा डाल रही है, तो वो पर्दा आप हटाते हैं, और इसीलिए मैं आपका कायल हूं। फिर से मैं आपको सलूट करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप इसी तरह से सच बोलते रहे, इसी हिम्मत के साथ, और दुनिया आपको टाइगर कहती रहे, टाइगर के तौर पे जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच।